नमस्कार साथियों, सुप्रभात। गजानंद क्लासेज की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत व अभिनंदन। मैं श्रवण चौधरी आज आपके समक्ष हिंदी विषय के बारे में चर्चा करने वाला हूं। तो आप सभी जुड़िए हमारे साथ। और आज हम जिस बिंदु की ओर चर्चा करने वाले हैं वो हिंदी का मूलभूत अर्थात हिंदी क्या है, भाषा है। तो हम भाषा से शुरुआत करेंगे हिंदी की। और हम एक शब्द से, हिंदी ज्यादा कठिन नहीं है। अगर हिंदी को हम एक टॉपिक टू टॉपिक अगर जोड़कर पढ़ें तो कहीं ना कहीं सहसंबंध उसका होता ही होता है। तो उससे पढ़ें तो हमें बहुत आसानी से समझ में आ सकती है। पूरी की पूरी व्याख्यान शैली में आपके सामने रखूंगा। आपके सबके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आप स्वतः ही ढूंढ लेंगे जब आप पूरा इसको विस्तृत पढ़ लेंगे। आज हम जिस बिंदु की शुरुआत करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, भाषा। देखिए, किसी भी बिंदु की या भाषा की शुरुआत, हिंदी की जब कोई भी पढ़ाने की शुरुआत करते हैं उस समय हम सबसे पहले अगर किसी की बात करते हैं तो वो क्या है, भाषा है। भाषा क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, पहली बात क्या बनती है कि भाषा की उत्पत्ति कौन से भाषा से हुई है। पहला ही प्रश्न अगर पूछा जाए, क्योंकि कक्षा 12वीं तक का सिलेबस अलग चीज है और कंपटीशन लेवल 1 बिल्कुल उससे विपरीत है। और हिंदी विषय बीएसटीसी से पीटीसी लेकर छोटे से छोटे एग्जाम से लेकर रीट फर्स्ट ग्रेड तक भी या सेकंड ग्रेड में भी ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते, छोटे से छोटे प्रश्न कि भाषा की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है या अगर भाषा की उत्पत्ति कहां से हुई है। तो आप ध्यान करें, भाषा की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है। अब अगर धातु का नाम लेते आपके सीधे दिमाग में एक ही उत्तर आता है, संस्कृत। क्योंकि धातु का अर्थ क्या होता है, मूल। और मूल क्या होता है, हिंदी भाषा का मूल क्या है, संस्कृत है। इसलिए भाष धातु का अर्थ भी क्या होगा, यहां पर भाष धातु का अर्थ है वाणी को व्यक्त करना, वाणी को व्यक्त करना। अब देखिए, हम एक भाष धातु का अर्थ निकला हमारे पास की वाणी को व्यक्त करना, लेकिन हम बात करते हैं भाषा की परिभाषा की। एक छोटा सा प्रश्न ये भी बन सकता है, भाषा की परिभाषा क्या है। तो देखिए, विचारों की अभिव्यक्ति जिस माध्यम से की जाती है। अब देखिए, विचारों की अभिव्यक्ति जिस माध्यम से की जाती है। विचार क्या है, विचार अध्वन्यात्मक इकाई है, अध्वन्यात्मक इकाई है। मनुष्य की अध्वन्यात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं, विचार कहते हैं। अ का मतलब क्या है, अ उपसर्ग, उसके साथ ध्वनि और आत्मक, अंत में आत्मक। अ का रूप हम हमेशा नहीं के रूप में लेते हैं, ध्वनि का हम लेते हैं आवाज से, और आत्मक का मतलब होता है का स्वरूप लिए हुए। तो देखिए, जिसमें ध्वनि नहीं हो, जिसमें क्या नहीं हो, आवाज नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं, विचार कहते हैं। अब उन विचारों को, मनुष्य के मन में आए विचारों को हम जिस माध्यम से, यहां मैं बात कर रहा हूं साधन की, या मैं क्या बात करता हूं, साधन की। देखिए, एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। ये ए पर्सन है और ये बी पर्सन है, मतलब ये ए व्यक्ति है और ये बी व्यक्ति है। इसके पास भी विचार है और इस इंसान के पास भी विचार है। जब तक ये दोनों आपस में संप्रेषित नहीं कर देते, तब तक ये भाषा नहीं कहलाएगी। तब तक ये दोनों की क्या है, अध्वन्यात्मक इकाई है। अब बात करें, मैं आपके सामने बोल रहा हूं, आपके मन में खूब सारे प्रश्न हैं, लेकिन आप प्रश्न मेरे तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। ये क्या है, आपके मन की अध्वन्यात्मक इकाई है। जब आपके प्रश्न जो आप सोच रहे हैं उसी का उत्तर मैं यहां से बता देता हूं, अर्थात हमारा संप्रेषण हो रहा है आपस में, ऐसी स्थिति के अंदर क्या हो जाएगा, हमारे विचारों की अभिव्यक्ति कोई ना कोई माध्यम से जरूर होगी, और वही माध्यम क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। अब बात जरूरी नहीं है कि कहने वाला एक ही हो और सुनने वाला भी एक ही हो, ऐसी कोई भी जरूरी बात नहीं है। कहने वाला एक से अधिक हो सकता है। एक छोटी सी बात से आपको समझा देता हूं, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, और इधर भी
एक या एक से अधिक। ठीक है, अब देखो ये व्यक्ति और ये व्यक्ति, मतलब दो इधर हो सकते हैं, दो इधर हो सकते हैं। ये जिस माध्यम से संप्रेषण करेंगे, यह दोनों जिस माध्यम से संप्रेषण करेंगे उस साधन को हम क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। उस साधन को ही हम क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। अब हम पढ़ते हैं कि वो साधन कौन कौन से हैं जिनके माध्यम से हम हमारे विचारों और अनुभवों को क्या कर सकते हैं? अभिव्यक्त कर सकते हैं। देखिए परिभाषा, अगर कंपटीशन लेवल की बात करें तो इसका प्रश्न ये भी बन सकता है सीधी सी, भाषा क्या है या भाषा की परिभाषा। तो आपको एक शब्द में क्या इसकी परिभाषा हो सकती है वो आपको सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। देखिए पहली आपके सामने आ सकता है विचारों का लेन देन। ठीक है, दूसरी बात आ सकती है विचार विमर्श। ठीक है, या विचारों का विनिमय भी आ सकता है, विचारों का विनिमय या विचारों की अभिव्यक्ति, विचारों का आदान प्रदान, ऐसे कुछ भी पर्याय शब्द हम ले सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारी पर्याय शब्दों पे पकड़ नहीं होगी तब तक हमारी हिंदी क्या रहेगी? कमजोर ही रहेगी। क्योंकि हमारी शब्द है वो शक्ति उतनी नहीं बढ़ पाएगी जब तक हमारे क्या नहीं होंगे? पर्याय शब्द हमें याद नहीं होंगे। वो भी याद होंगे लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हम सबसे पहले अगर बात करें भाषा के माध्यमों की तो इसकी परिभाषा के अंदर एक शब्द और जुड़ता है जिसे हम कहते हैं अनुभव। अनुभव क्या होता है? आज व्यक्ति के मन में विचार है और वो काम करता है। आज किसी मनुष्य के मन में विचार है और वो काम करता है और कल उसी काम को वो पुनः करता है, तो कल का जो काम है वो उसके लिए किया हुआ है, अर्थात वो अनुभव बन गया उसके लिए। मतलब आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं या आप पढ़ रहे हैं, तो कल आप यही क्लास और देखेंगे या इससे अगले वाली क्लास देखेंगे तो आपको मेरे द्वारा पढ़ने का क्या हो चुका है? अनुभव हो चुका है। तो इन दोनों को, विचारों और अनुभवों को जिस माध्यम से क्या किया जाता है? अभिव्यक्त किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब देखिए भाषा को अभिव्यक्ति करने के कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अब देखते हैं वो भाषा के कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं। परिभाषा हमने लिखी थी भाषा की परिभाषा थी विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम, विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम। अब माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं ये ध्यान करें। मुख्य रूप से पहला माध्यम कौन सा होता है? मौखिक। दूसरा लिखित और तीसरा सांकेतिक। तीसरा कौन सा होता है? सांकेतिक। देखिए विद्यार्थियों, काफी सारी किताबों के अंदर 2 लिखे हुए हैं, काफी के अंदर 3 लिखे हुए हैं। तो वर्तमान स्थिति को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए हमें इन तीनों माध्यमों को पढ़ना है। क्यों पढ़ना है उसका भी कारण बताता हूं। क्योंकि मौखिक, लिखित और सांकेतिक कुछ किताबों के अंदर इन 2 का ही वर्णन है। तो अगर 12वीं तक हम इन 2 को पढ़ें तो बेहतर है, लेकिन कंपटीशन लेवल की अगर बात करें तो इन तीनों को पढ़ना हमें क्या है? आवश्यक है। ठीक है, अब बात करते हैं मौखिक। मौखिक का मतलब क्या है? परिभाषा ये की है, देखिए विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम। अब यहां मैं ये कह सकता हूं कि मौखिक रूप से विचारों को अभिव्यक्त करना, मौखिक रूप से विचारों को अभिव्यक्त करना। यहां पर मैं लिख सकता हूं लिखित रूप से और यहां पर लिख सकता हूं मैं संकेत के रूप में अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। मतलब तीनों एक परिभाषा से हमारी 4 परिभाषाएं बन गई। अब देखिए मौखिक क्या है? मौखिक का मतलब है कि केवल बोलकर समझना। मतलब कहीं ना कहीं हम बोल के आवाज देते हैं किसी को, कहीं हमें मौखिक रूप से पुकारा जाता है। जिस प्रकार से अगर बात करूं मैं, यहां पर मैं उदाहरण लिख सकता हूं मौखिक का कि भाषण
भाषण किसका उदाहरण है? मौखिक भाषा का है। दूसरी बात मैं करूं रेडियो, रेडियो किसका उदाहरण है? रेडियो मौखिक भाषा का उदाहरण है। उसी प्रकार अगर लिखित की बात करें, लिखित के अंदर कौन सा आएगा? जैसे पत्र पत्रिकाएं, पत्र पत्रिकाएं, ठीक है, और निबंध जो लिखित रूप में है उसे हम क्या कहेंगे? लिखित। जो मौखिक रूप से हमारे सामने व्यक्त की जाती है उसे कहेंगे हम मौखिक। और जब कभी संकेत के माध्यम से समझाया जाए उस समय क्या, कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखने वाली बात है कि विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम तीन हो सकते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक का मतलब है बोलकर अभिव्यक्त करना, लिखित का मतलब क्या है? लिखकर अभिव्यक्त करना, और संकेत का मतलब क्या है? सांकेतिक रूप में समझ। देखिए बात करूं मैं, हम किसी को मौखिक रूप से पुकारते हैं तो वो तो हो गई कौन सी भाषा? मौखिक भाषा। अब बात करें हम कक्षा की, या हम बात कर लेते हैं स्कूल की। स्कूल के अंदर एक प्रधानाध्यापक एक सूचना निकालता है कि कल ये दिवस को ये अवकाश है या वो दिवस मनाया जाएगा। ऐसी अवस्था के अंदर हमारे पास कैसा मैसेज आता है? लिखित मैसेज आता है। लिखित का मतलब लिखा हुआ आता है और उसकी सहमति हम हमारे साइन के माध्यम से जता देते हैं और हम सहमति देकर उसको वापस भेज देते हैं। मतलब इसमें मौखिक बिल्कुल नहीं हुआ। इसके अंदर कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ? लिखित भाषा का प्रयोग हुआ। वो आदेशी क्लियर हो गया और भाषा कौन सी प्रयोग में आई? लिखित। अब बात करें सांकेतिक। सांकेतिक का मतलब क्या है? संकेत। जैसे ही हम कहीं सड़क पर निकलते हैं तो ट्रैफिक पुलिस वाला हर चौराहे पर खड़ा रहता है, तो जैसे ही वो हमें इशारा करता है तो हम समझ जाते हैं कि हमें क्या करना है? रुकना है। और जैसे ही वो हमें बुलाने की कोशिश करता है, मतलब चलने का इशारा करता है, तो हम वहां से क्या होते हैं? चलना शुरू होते हैं। मतलब वो बोलकर नहीं पुकारता, वो सिर्फ इशारों के माध्यम से हमें समझाता है और हम समझ जाते हैं। अगर ये भी बात अगर अच्छे समझ में नहीं आती है तो क्रिकेट मैच सब देखते हैं। आपने देखा होगा जब गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा होता है और बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहा होता है, उस समय एम्पायर होता है, जैसे ही गेंद वाइड आई तो एम्पायर वाइड का इशारा करता है, और जैसे ही कोई बल्लेबाज आउट हो गया तो वो आउट का इशारा करता है, ना कि दर्शकों को बताकर कहता है भाई ये जो खिलाड़ी था वो आउट हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो सिर्फ किसके माध्यम से हमें प्रदर्शित करता है और हम भी समझ जाते हैं कि वो इशारा कौन सा हुआ है। एम्पायर उसको क्या कर देता है कि भाई ये खिलाड़ी क्या है? आउट है। तो इसी प्रकार से हमने अभी देखा कि विचारों को अभिव्यक्त करने के जो माध्यम है मुख्य रूप से तीन, वो है पहला मौखिक, दूसरा लिखित और तीसरा सांकेतिक। अब देखिए भाषा को सीखने के कुछ मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, उसको भी हमें बहुत ध्यान में रखने वाली बात, क्योंकि वहां से प्रश्न बनता है। प्रश्न ये भी बन सकता है, यहां से भी ये बन सकता है, कुछ उदाहरण देके पूछा जा सकता है कि ये कौन सी भाषा का उदाहरण है। तो आपको स्वयं विवेक से ये बात है। और एक बात और ध्यान, मौखिक भाषा का मतलब कभी आप चल रहे हो और गाड़ी पीछे से आई है और उसने हॉर्न बजाया है, आपके कानों में कोई ध्वनि सुनाई दी, लेकिन वो ध्वनि मौखिक भाषा नहीं होगी जब तक वो ध्वनि सार्थक नहीं है। जब तक आपके कानों में ध्वनि सार्थक नहीं आई है तब तक वो संकेत का रूप लेती। मतलब पीछे से अगर किसी गाड़ी ने हॉर्न बजाया तो वो आपको संकेत कर रही है दूर हट जाने का, वो मौखिक रूप में आपको नहीं बता रही है। मतलब सार्थक शब्द जब तक नहीं आएगा तब तक वो कौन सी भाषा होगी? जब तक सार्थक शब्द नहीं आएगा, मतलब सार्थक हमें समझ में नहीं आएगा, तब तक सांकेतिक होगी। और कोई भी हमें आवाज देकर पुकारे, उसका सार्थक मतलब अर्थ हमें समझ में आए, इसका मतलब वहां पर कौन सी भाषा होगी? मौखिक भाषा होगी। अब हम पढ़ते हैं भाषा सीखने के कुछ मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। भाषा सीखने के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। भाषा को सीखने के लिए मुख्य रूप से तीन प्रकार के दृष्टिकोण हमारे सामने हैं। वो कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है जिज्ञासा। पहला कौन सा है? जिज्ञासा। दूसरा है अनुकरण। ध्यान से देखिए इन बातों को, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरा है
अभ्यास। जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास, ये भाषा सीखने के लिए तो है ही, लेकिन आम व्यक्ति में कुछ भी हमें हासिल करने के लिए इन तीन चीजों का हमारी जिंदगी में होना क्या है, बेहद जरूरी है। पहली बात जिज्ञासा। कोई भी आदमी, मैं आपको सीधा लिए चलते कोरिलेटेड करता हूं। आप देखिए कोरिलेटेड की जो सहसंबंध की बात मैं कर रहा था वो यहां से शुरू होती है। जिज्ञासा को मैं सीधे लिए चलता हूं एक शब्द में, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द। वहां से देखा जाए तो जिज्ञासा का अर्थ क्या है, जानने की इच्छा रखने वाला। जानने की इच्छा रखने वाला मतलब जिज्ञासु। तो हमारे को जानने की क्या होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। कुछ हासिल करने के लिए हमारे मन के अंदर क्या होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। वहां पर हम क्या करते हैं, बहुत अच्छे से सीखते हैं और बहुत मतलब हमेशा के लिए परमानेंटली सीखते हैं। मतलब वो ज्ञान हमेशा हमारे मन में क्या हो जाता है, स्टोरेज हो जाता। अगर बात करें अनुकरण की, अनुकरण का मतलब क्या होता है कि हम किसी के माध्यम से सीखते हैं, मतलब किसी से सीखते हैं। जैसे हमारे मन में जिज्ञासा आई, फिर हम किसी कोई बात का क्या करते हैं, किन चीजों का अनुकरण करते हैं। और अनुकरण आदमी मुख्य रूप से क्या करता है, भाषा में दो रूप से करता है। पहला उच्चारण का और दूसरा लेखन का। पहला किसका करता है, उच्चारण का करता है, और दूसरा लेखन का करता है। देखिए प्रश्न बन सकता है कि भाषा सीखने के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण कौन कौन से होते हैं। तो जिज्ञासा ऑप्शन हो सकता है, उसके अंदर ये तीनों ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है, बाकी कोई अलग हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, यह भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण निम्न में से कौन सा नहीं है, तो इसमें कोई और दे सकता है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि तीनों ही दृष्टिकोण भाषा को सीखने के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। ठीक है, अब देखिए अनुकरण, उसके बाद आता है अभ्यास। देखिए पहले हमारे मन के अंदर कोई काम करने के लिए क्या होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। कुछ काम करने की क्या होनी चाहिए, इच्छाएं होनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है, उस कोई भी काम हमने जैसे मन में सोच लिया कि हम ये करेंगे, तो उसका हम क्या करना शुरू कर देते हैं, अनुकरण करने का शुरू कर देते हैं कि हम ये काम करके ही रहेंगे। अब हमने ये सोच भी लिया, लेकिन उस काम को सफल बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, अभ्यास की। क्योंकि एक कविवृंद की पंक्ति याद आती है कि करत करत अभ्यास ते जड़ी मत होत सुजान, जरश्री आवत जाते सिल पर पड़त निशान। मतलब अभ्यास के बिना कुछ भी संभव नहीं है। देखिए शुरुआत होती है जिज्ञासा से, फिर हम करते हैं अनुकरण, और उसको आखिरी असली जामा कब पहनाते हैं, जब हमारा अभ्यास क्या होता है, मजबूत होता है। तो भाषा सीखने के ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण तीन थे जो आपके सामने मैंने रखे। पहला जिज्ञासा, दूसरा अनुकरण और तीसरा अभ्यास। जिज्ञासा मन में होगी तब हम अनुकरण करेंगे, और अनुकरण पूरा कब होगा, मतलब आदमी असली आदमी का रूप कब लेगा, जब वो अभ्यास करेगा। तब वो अपने लक्ष्य की ओर क्या कर सकता है, प्राप्ति कर सकता है। अब हम पढ़ते हैं भाषा सीखने के कौशल होते हैं, मतलब भाषा कैसे सीखी जाती है, किस क्रम से सीखी जाती है, उन बातों के ऊपर हम चर्चा करते हैं। भाषा के सीखने का क्रम क्या होता है, देखिए भाषा कौशल। देखिए सबसे पहला कौशल होता है सुनना। सबसे पहला कौशल कौन सा होता है, सुनना होता है। दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना, और चौथा लिखना। चौथा कौन सा होता है, लिखना। पहले सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। देखिए हमारे समाज में, हमारे परिवार में एक छोटा बच्चा जन्म लेता है, और उस मतलब मैं बात कर रहा हूं शैशवावस्था की, मैं बात कर रहा हूं शैशवावस्था की। जब छोटा बच्चा हमारे घर में जन्म लेता है, तो ये दो जो प्रक्रिया है, मतलब दो जो कौशल है वो जन्मजात है। वो क्या है, जन्मजात है। बच्चा सुनता है, लेकिन उसे वो अर्थ ग्रहण नहीं कर पाता, इसलिए वो सोचता है कि मेरे साथ ये क्या घटित हो रहा है, लेकिन सुनता जरूर है। ये कौशल उनके जन्मजात होता है। और बोलना भी जन्मजात होता है, लेकिन क्या बोलना है ये समाज में रहकर सीखता है। क्या बोलना है ये समाज में रहकर सीखता है, लेकिन जो बोलने की जो प्रवृत्ति है वो घर में पापा मम्मी जिसके साथ भी कुछ न कुछ गतिविधि जरूर करता है। तो बोलना और सुनना ये दोनों कौशल क्या है, जन्मजात होते हैं। सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, सुनना सीखता है, फिर बोलना सीखता है, और तीसरी बात पढ़ना। और बोलना कैसे सीखता है,
अनुकरण के माध्यम से। यह ध्यान रखें। और अनुकरण कैसे करता है वो? समाज में रहकर, समाज के लोगों के साथ रहकर हम जैसा उसको परिवेश देते हैं वैसा वो बच्चा बन जाता है। हम अच्छा परिवेश देते हैं तो बच्चा जो उसका व्यवहार है वो हमारे जैसा अच्छा होता है, और जैसे प्रकार की प्रवृत्ति उस बच्चे को मिलती है वो उस प्रवृत्ति में क्या हो जाता है? ढल जाता है, क्योंकि वो क्या करना शुरू करता है? अनुकरण करना शुरू करता है। पहले बच्चा सुनता है, फिर बोलता है, जैसे विद्यालय जाता है तो पढ़ना शुरू करता है, और पढ़ने के बाद क्या करता है? लिखना शुरू करता है। अब देखो, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हुए, तो उसमें से एक है, कंपटीशन लेवल की ही बात कर रहा हूं मैं, जिसका नाम है मारिया मोंटेसरी। जिसका नाम क्या है? मारिया मोंटेसरी। अब हम इसको एक शॉर्ट रूप में बहुत सारे लोग ये पढ़ते हैं, सुबोपली। सुबोपली ये शिक्षण विधियों की बात है कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, सुबोपली। अब मारिया मोंटेसरी मैडम ने क्या किया? मारिया मोंटेसरी ने जो क्रम था वो इस प्रकार से था, पहला तो उन्होंने सुनना ही रखा, दूसरा बोलना ही था, और तीसरा और चौथे को उन्होंने क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। मतलब लिखना पहले ले आए और पढ़ना बाद में ले आए। ये भी क्यों हुआ उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तीसरा उन्होंने लिया लिखना, और चौथा था पढ़ना। ध्यान करें, मारिया मोंटेस ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उस समय अंधे जो बालक होते थे, उस समय अंधे बालक होते थे, उनके लिए कौन सी लिपि प्रयोग में लिया जाती थी? ब्रेल लिपि। उनके लिए कौन सी लिपि प्रयोग में ली जाती थी? ब्रेल लिपि प्रयोग में ली जाती थी। इसलिए उनको पहले लिखना और फिर पढ़ना सिखाया जाता था। इसलिए मारिया मोंटेसरी ने जो भाषा के कौशलों का जो क्रम है वो इस प्रकार से लिखा है। केवल एक मारिया मोंटेसरी के अनुसार पूछा जाए तो आपको क्रम ये लिखना है। कंफ्यूज हो जाता है, विद्यार्थी याद करते हैं, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं। आप पहले सीधा सा लिखिए और उसके बाद में आप इन दोनों को ट्रांसफर करिए, बाकी चार ऐसे के ऐसे लिख दीजिए। अब हम बात करते हैं भाषा की इकाइयों के बारे में। भाषा की इकाइयां, देखिए साथियों, आपके मन में बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है और सीधा सा प्रश्न आता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। पहला ही प्रश्न है आपके साथ, ठीक है। अब कंफ्यूजन मैं आपका दूर करना चाहूंगा। बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये चीज चल रही है, वर्ण। 12वीं तक हम पढ़ते आए हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। लेकिन शर्त एक है, जब तक उन चार ऑप्शन के अंदर ध्वनि शब्द दिया हुआ है, ध्यान करें, जब उन चार ऑप्शन के अंदर ध्वनि दिया हुआ है तो वहां पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? ध्वनि होगी। जब उन चारों ऑप्शन में ध्वनि है ही नहीं तो फिर वर्ण होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। बहुत सारी किताबों को आधारभूत रख के मैं आपके सामने उत्तर लेके आया हूं। अब भाषा की जो इकाइयां हैं उसको मैं क्रमशः लिखता हूं। पहला ध्वनि, दूसरा वर्ण, तीसरा शब्द, चौथा वाक्य और पांचवा पद। तो ये भाषा की क्या है? इकाइयां हैं। अब सबसे छोटी ध्वनि हमने लिया है। अब एक और बात बता देता हूं, वर्ण को भाषा की सबसे छोटी, इसमें लिखिए लिखित। जब बात लिखित की आ जाए उस समय कौन सी होगी सबसे छोटी इकाई? वर्ण होगी। बिल्कुल इस चीज को क्लियर कर लीजिए। प्रश्न किस प्रकृति से पूछा जाता है वैसा हमारा उत्तर होगा। देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछ ले, जब ऑप्शन में वर्ण नहीं हो उस समय होगा ध्वनि। और जब पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, फिर भले ध्वनि हो जाए ऑप्शन में, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर 100% क्या होगा? वर्ण उत्तर आपका सही होगा। ठीक है। अब बात करते हैं शब्द की। भाषा की सबसे छोटी या भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई,
यहां लिखित के स्थान पर क्या आ जाएगा, सार्थक आए, तब ऐसी स्थिति के अंदर कौन सी होगी, शब्द होगी। प्रश्न के 3 प्रकार मैंने बता दिए आपको यहीं से कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, जब ऑप्शन में ध्वनि नहीं आए तो वर्ण होगा, और वर्ण आया हुआ ध्वनि आया हुआ तो ध्वनि होगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या बना हमारे कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, उस समय 100% वर्ण ही होगी। और तीसरा प्रश्न कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, शब्द होगा। ठीक है। अब हम इनकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। मुख से निकली हुई स्वतंत्र आवाज ध्वनि कहलाती है। अब इसको हम भाषा की सबसे छोटी इकाई भी कहते हैं। ठीक है। और वर्णों के समूह से बना वर्ण समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द। और शब्दों के क्रमबद्ध समूह से उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। और पद क्या होता है, ये एक तो होता है शब्द और एक होता है पद। विद्यार्थियों, दोनों के अंदर रात दिन का अंदर है, वही है हालांकि शब्द। मैं उदाहरण के लिए यहां एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, जैसे सीता। ठीक है, ये एक स्वतंत्र शब्द है। यहां मैं लिखता हूं सीता बाजार जाती है, सीता बाजार जाती है। अब देखिए, यहां पर सीता स्वतंत्र शब्द था, लेकिन यह क्या है, वाक्य है। यह क्या है, वाक्य है। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहां पर सीता जो शब्द था ना, वो परिवर्तित होकर क्या हो गया, पद हो गया। मतलब परिभाषा क्या हुई कि वाक्य के अंदर जो स्वतंत्र शब्द था वो प्रयुक्त होते ही पद कहलाया। मतलब स्वतंत्र शब्द को वाक्य में प्रयुक्त करते वो क्या कहलाता है, पद कहलाता है। इस प्रकार से भाषा का जो प्रमुख टॉपिक था वो हमारा यहां पर पूरा होता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, पहली बात हमने पढ़ी भाषा की उत्पत्ति, फिर हमने पढ़े भाषा की परिभाषा। ठीक है। उसके बाद हमने भाषा के कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं उनको पढ़ा, और भाषा सीखने के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। बहुत सारी किताबों में आपको ये प्रश्न या ये तथ्यात्मक बातें आपको नहीं मिलेगी जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। उसके बाद अगर बात करें हम भाषा के कौशलों की, तो हमने भाषा के कौशल भी देखे, और उसके बाद हमने देखी भाषा की इकाइयां। बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम के अंदर एक प्रश्न इस प्रकरण में से जरूर आता है। और आशा करता हूं और दावा भी कर सकता हूं कि इनसे बाहर लगभग नहीं जाएगा। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और गजानन क्लासेस तिवरी के चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए सब्सक्राइब और दबाइए बेल आइकन, ताकि सुबह 8:15 बजे आप सबको हमारा वीडियो सबसे पहले दिखे। इसलिए कि आप उस चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। लेते हैं तब तक आपसे इजाजत, धन्यवाद।